हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जीएन को एक रैंक 7 के स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के कोर की ज़रूरत थी और जीएन को लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि इस फॉलन गॉड माउंटेन रेंज में एक रैंक 7 का स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट है। ये सुनकर जीएन खुश हो जाता है क्योंकि उसे कोर मिल गया था, लेकिन वो बीस्ट अभी के लिए एक 8 स्टार डाउजोंग था, इसलिए उसे फाइट करने से पहले जीएन को कुछ तैयारियां करनी थी, जिनमें से सबसे पहला था अपना लेवल आगे बढ़ाना। जीएन ब्रेक थ्रू करने बैठ जाता है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद फाइनली वो ब्रेक थ्रू कर एक 2 स्टार डाउजोंग बन जाता है। अभी के लिए जीएन 2 स्टार डाउजोंग बन चुका था। अब आगे जीएन को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर पूछती है, क्या तुम्हारा ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल रहा? तो जीएन कहता है हाँ, और वो अपने डोइकुई एक्टिवेट कर देता है। उसकी डोइकुई अभी के लिए एक 2 स्टार डाउजोंग की पावर दिखा रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो पूछती है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? हम कब जाकर उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट पर हमला करेंगे? तो जीएन कहता है, अभी हम 2 दिन और इंतज़ार करेंगे। इन 2 दिनों में अगर जिनलिन लौट कर आती है तो अच्छी बात है, वरना फिर हम उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट पर सीधा हमला बोल देंगे। प्लान अच्छा था, इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं देती है। अब एक दिन और बीत जाता है। अब तो जीएन को भी चिंता होने लगी थी क्योंकि 4-5 दिन बीत गए थे मगर जिनलिन अभी भी लौट कर नहीं आई थी। जीएन अब कोई एक्शन लेने ही वाला था, तभी एक साई की आवाज़ आती है और लिटिल फेरी डॉक्टर और जीएन उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ खड़ी ह्यूमन फिगर को देखकर दोनों को चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि वहाँ पर जिनलिन खड़ी हुई थी। फाइनली जिनलिन लौट आई थी। जीएन परेशानी में जल्दी से जिनलिन के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर हो गई? तो जिनलिन उसे बताती है, भाई जीएन, एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारी तरफ बढ़ रही है। असल में यहाँ से जाने के 2 दिनों बाद ही मैंने सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट ढूंढ लिए थे। 2 दिनों में ही मुझे सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिल गए थे, लेकिन जब मैं लौट रही थी तब मुझे खबर मिली कि आइस रिवर वैली के कुछ एक्सपर्ट इस तरफ बढ़ रहे हैं और मैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने बैठ गई। पिछले 2 दिनों की जांच पड़ताल के बाद आखिरकार मुझे उनके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली है और उस जानकारी से तो मेरी भी रूह कांप उठी है। भाई जीएन, आइस रिवर वैली के लोग अब आपके और लिटिल फेरी डॉक्टर के बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं और शायद उन्हें भी पता है कि अभी के लिए आप दोनों इस फॉलन गॉड माउंटेन रेंज में हैं। इसलिए आज से 2 दिनों पहले आइस रिवर वैली के चीफ ने लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए और आपको मारने के लिए आइस रिवर वैली के कुछ एक्सपर्ट इस तरफ यानी इस फॉलन गॉड माउंटेन रेंज की तरफ भेज दिए हैं, जो कभी भी इस माउंटेन रेंज पर पहुंच सकते हैं। पहले तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन अब है क्योंकि उन सभी योद्धाओं में से, उन सभी एक्सपर्ट में से एक एक्सपर्ट अभी के लिए डाउजोंग लेवल की पीक पर है और कभी भी डाउजन बन सकता है। ऐसे में उसका सामना करना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर और जीएन के हाव भाव बदल जाते हैं। दोनों अच्छी तरह से जानते थे डाउजोंग लेवल की पीक का मतलब क्या होता है। अभी के लिए अगर वो दोनों अपनी पावर मिला भी दें तो वो दोनों मिलकर भी डाउजोंग लेवल के पीक के योद्धा को नहीं हरा सकते थे, और अभी के लिए उनकी अर्थ डेमन पपेट भी उनके ज़्यादा काम आने वाली नहीं थी क्योंकि इस तरफ वो डाउजोंग लेवल का अकेला योद्धा नहीं बढ़ रहा था, बल्कि उस योद्धा के साथ कई सारे और भी योद्धा इस तरफ बढ़ रहे थे, जिनमें ज़रूर कुछ और डाउजोंग लेवल के योद्धा भी होंगे। ऐसे में वो लोग सिर्फ तभी इन सभी आइस रिवर वैली के योद्धाओं का सामना कर सकते थे जब उनके पास एक डाउजन लेवल के योद्धा का साथ हो। जीएन जल्दी से कहता है, अब हमें हमारी स्पीड बढ़ानी होगी। हमें जल्द से जल्द उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना होगा ताकि मैं लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हें हील कर सकूं और साथ ही साथ टियान हाउ के लिए बॉडी रिफाइन कर सकूं। इससे पहले कि वो लोग यानी आइस रिवर वैली के लोग हमें ढूंढ पाएँ, हमें 2 काम करने हैं। अगर हमारे ये 2 काम कंप्लीट हो गए तो इसके बाद उन लोगों का सामना करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। जीएन की बात की सीरियसनेस वो दोनों ही समझ रही थी। तभी जीएन आसमान की तरफ देखता है और शायद उसे कुछ पता चलता है
जिसके बाद वो तुरंत लिटिल फेरी डॉक्टर जिनलिन से कहता है, हमारे पास अभी मौका है, हमें अभी जाकर उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना होगा। जियान की बात सुन लिटिल फेरी डॉक्टर और जिनलिन दोनों ही हामी से रुला देती हैं। जिसके बाद जियान तेजी से स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट की तलाश में आगे बढ़ने लगता है और जिनलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पीछे जाने लगती हैं। फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के डीप रीजन में कई सारे क्रिएचर इधर उधर घूम रहे थे। चारों तरफ पॉइजन फॉग फैला हुआ था। ये पॉइजन फॉग इतना ज़्यादा खतरनाक था कि एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी इसका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन इतने सालों के इवोल्यूशन के बाद यहाँ मौजूद सभी क्रिएचर के अंदर इस पॉइजन को सहन करने की एबिलिटी आ गई थी। तभी हमें कुछ पत्तों के हिलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और हमारी नज़रें उस तरफ फिर जाती हैं। पत्तों के पास जियान, जिनलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर तीनों खड़े हुए थे। वो लोग यहाँ पर भागते हुए आए थे, मगर वो लोग इस तरह भाग रहे थे कि उनके भागने से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो रही थी, जिससे किसी को भी उनके वहाँ आने का, वहाँ मौजूद होने का अंदाज़ा नहीं लग रहा था। अभी के लिए जियान एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ा हुआ था। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, आखिर वो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट अभी कहाँ पर हो सकता है? क्या तुम्हें उसकी करंट लोकेशन का कोई अंदाज़ा है? ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है और आसपास के पॉइजन को फील करने लगती है। असल में उसके पास जो पॉइजन बॉडी थी, वो पॉइजन बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी। ऐसे में उसके लिए किसी भी तरह के पॉइजन का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी और स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट भी एक तरह का पॉइजनस बीस्ट था। ऐसे में लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी एबिलिटी से उसके पॉइजन का या कहूँ उसका पता लगा सकती थी। कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी आंखें खोल लेती है और एक तरफ इशारा करते हुए कहती है, जियान, मुझे उस डायरेक्शन से मुझे पॉइजन की फील आ रही है और ये पॉइजन किसी और का नहीं, स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का है। जियान उस डायरेक्शन की तरफ देखता है। वो नॉर्थ डायरेक्शन थी। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखते हुए जियान कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, तैयार हो जाओ, अब बहुत जल्द हम एक खतरनाक फाइट में उतरने वाले हैं। इस फाइट में हमारा सामना एक 8 स्टार डाउजोंग से होगा, जो कि एक मैजिकल बीस्ट है। ऐसे में हमारे लिए उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि एक मैजिकल बीस्ट होने की वजह से उसके पास एक बहुत ही पावरफुल फिजिकल बॉडी भी होगी। ऐसे में फिर भले ही हमारे पास चाहे मेरी डेमन पपेट ही क्यों ना हो, हमारे लिए उस स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को हराना आसान नहीं होगा। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी हाँ में सिर हिला देती है। वो भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि किसी भी 8 स्टार डाउजोंग को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इधर जियान जिनलिन से कहता है, जिनलिन, एक 8 स्टार डाउजोंग का सामना करने के लिए तुम्हारी पावर काफ़ी नहीं है। अभी के लिए तुम्हारे पास इतनी भी पावर नहीं है कि तुम एक 8 स्टार डाउजोंग के सिर्फ एक हमले का सामना भी कर सको। ऐसे में तुम्हारा यहीं पर रहना ज़्यादा सेफ होगा। जितना हो सके उतना तुम हमारी इस फाइट से दूर रहना। जिनलिन भी जल्दी से कह देती है, ठीक है भाई जियान, मैं आपकी फाइट से दूर रहूंगी, क्योंकि वो भी जानती थी एक 8 स्टार डाउजोंग कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ तक कि उनके क्लैन में भी सबसे पावरफुल जो वॉरियर था वो भी सिर्फ एक 6 स्टार डाउजोंग था। तो फिर 8 स्टार डाउजोंग की पावर का अंदाज़ा वो लगा सकती थी। इधर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, चलो चले। ये कहकर जियान आगे बढ़ने लगता है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर जिनलिन की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है, जिनलिन, यहाँ की हवा में तक पॉइजन है, इसलिए तुम, जियान ने जो तुम्हें पॉइजन अवॉर्डिंग पिल दी थी, वो पॉइजन अवॉर्डिंग पिल तुम अब खा लो। वो पिल खाने से तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी आ जाएगी जिसके बाद यहाँ मौजूद पॉइजनस फॉग तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। ये कहकर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पीछे जाने लगती है। इधर जहाँ जियान अपने ग्रुप के साथ स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के पीछे पड़ा था, वहीं फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के एंट्रेंस पर अभी के लिए एक लोगों का ग्रुप पहुंच चुका था। इन सभी लोगों ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और इनकी बॉडी से एक खतरनाक कोल्ड ऑरा निकल रहा था, जिसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर भी अफेक्ट हो रहा था और आसपास का टेम्परेचर तेजी से गिर रहा था। 4 एल्डर्स इस ग्रुप के आगे खड़े थे, जिनमें से 3 की बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था, लेकिन जो सबसे खतरनाक ऑरा निकल रहा था वो चौथे एल्डर से।
उस चौथे एल्डर ने अभी के लिए अपने हाथ में एक सांप जैसी दिखने वाली छड़ी पकड़ रखी थी, जिसकी आंखें तक एक असली सांप जैसी लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई छड़ी ना हो बल्कि सांप ही हो, जिसे किसी तरह स्टोन में बदल दिया गया हो या कहो लकड़ी में बदल दिया गया हो। उस छड़ी से भी एक खतरनाक, पॉइजनस और कोल्ड ऑरा निकल रहा था, जो ये बताने के लिए काफी था कि ये छड़ी कोई नॉर्मल छड़ी नहीं है। अभी के लिए फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के एंट्रेंस पर बस इतने ही योद्धा नहीं थे, इनके अलावा भी कई सारे और योद्धा थे और बाकी सभी योद्धाओं की नजरें अभी के लिए एंट्रेंस पर खड़े इन्हीं योद्धाओं पर टिकी हुई थी। एक योद्धा इनकी कोल्ड ऑरा से समझ जाता है आखिर वो कौन है और वो कांपते हुए कहता है, ये तो आइस रिवर वैली के योद्धा हैं। मगर डराने वाली बात ये नहीं थी कि ये लोग आइस रिवर वैली के योद्धा हैं, क्योंकि इनके कपड़े देखकर और इनके हाव भाव देखकर, साथ ही साथ इनका ऑरा देखकर सभी लोग पहले ही समझ गए थे कि ये लोग आइस रिवर वैली के योद्धा हैं। डराने वाली बात तो ये थी कि अभी के लिए इन सभी योद्धाओं को 4 एक्सपर्ट डाओजोंग लीड कर रहे थे। एक योद्धा कांपते हुए कहता है, हे भगवान, अभी के लिए ये आइस रिवर वैली के लोग आखिर क्या करना चाहते हैं। उन सभी ने सुना था कि आज से कुछ दिनों पहले पॉइजन लेडी ने एल्डर बिंगफू, बिंगयू और बिंगहे जैसे आइस रिवर वैली के 3 एक्सपर्ट डाओजोंग को मार दिया था और साथ ही साथ कुछ डिसाइपल्स को मार दिया था। सभी को लग रहा था शायद इसीलिए अब आइस रिवर वैली उस पॉइजन लेडी पर चिढ़ चुकी है और उसे मारने के लिए अब वो अपनी जी जान लगा रही है। इधर वहां खड़ा एक योद्धा बहुत ही गौर से आइस रिवर वैली के उस चौथे एल्डर को घूर रहा था, जिसके हाथों में अभी के लिए सांप के आकार की छड़ी थी। कुछ ही देर में वो योद्धा उस चौथे एल्डर को पहचान जाता है और कांपते हुए कहता है, ये तो आइस रिवर वैली का एल्डर टियानशी है। तो दूसरा योद्धा जल्दी से कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो, वो चौथे एल्डर टियानशी हैं? तो वो पहला योद्धा कांपते हुए कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, वो टियानशी है। वही टियानशी जो आइस रिवर वैली के टॉप 3 योद्धाओं में से एक हैं। पूरे के पूरे आइस रिवर वैली में भी सिर्फ 2 ही ऐसे योद्धा हैं जो इनसे ज्यादा पावरफुल हैं और तीसरी रैंक इनकी है। लगता है इस बार आइस रिवर वैली कुछ बड़ा करना चाहता है। सभी को अब समझ में आ गया था कि अब पॉइजन लेडी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है, उसके लिए अब बचना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इधर टियानशी ने काफी देर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अचानक से वो अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, क्या आइस रिवर वैली के सभी योद्धा यहाँ पर आ चुके हैं? तो एक एल्डर जल्दी से कहता है, हाँ एल्डर टियानशी, आइस रिवर वैली के सभी योद्धा यहाँ पर आ चुके हैं और बस आपके ऑर्डर का ही इंतजार कर रहे हैं। आप जो भी ऑर्डर देंगे उसे फॉलो करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये सुनकर टियानशी हाँ में सिर हिला देता है, जिसके बाद वो अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ में एक मिरर आ जाता है। उस मिरर के अंदर हमें अभी के लिए जिएन, लिटिल फेरी डॉक्टर, लेमन पपेट, यहाँ तक कि टियान हाउ की भी पिक्चर दिख रही थी। असल में इस मिरर में उस दिन जो फाइट हुई थी, जिस फाइट में जिएन ने बिंगफू, बिंगयू और बिंगहे को मारा था, उस फाइट की रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग को देखते हुए टियानशी कहता है, ये सभी वही लोग हैं जिसने एल्डर बिंगयू, बिंगफू और बिंगहे को मारा था। मुझे लगा नहीं था पॉइजन लेडी जैसी खतरनाक बॉडी टाइप वाली लड़की के पास कोई एक्सटर्नल सपोर्ट भी होगा, पर शायद इसके कनेक्शन काफी अच्छे हैं। पर पता नहीं क्यों मैं बाकी के इन तीनों योद्धाओं को नहीं पहचान पा रहा हूँ, खास करके इस यंग लड़के को। ये यंग लड़का इतनी कम एज में ही काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इसके बावजूद मैं आज तक इससे कभी नहीं मिला हूँ। शायद ये लड़का हिल रीजन के बाहर से आया है। अगर ये लड़का हमारे आइस रिवर वैली के साथ जुड़ जाता तो बहुत अच्छा रहता, मगर अब ये हमारी आइस रिवर वैली का दुश्मन बन गया है। कोई बात नहीं, वैसे भी पिछले कई सालों से मेरे हाथों ने किसी का कत्ल नहीं किया है, इस वजह से मेरे हाथ भी अब सुन्न पड़ गए थे। इस लड़के का कत्ल कर कर, इसे मार कर मेरे हाथ पहले जैसे हो जाएंगे। टियानशी की आंखों में अभी के लिए जिएन के लिए नफरत दिख रही थी। अगर गलती से भी जिएन उसके सामने आ जाता तो टियानशी बिना कुछ सोचे समझे जिएन को मार देता। टियानशी अब जोर जोर से हंसने लगता है। टियानशी की हंसी इतनी खतरनाक थी कि उसे सुनकर आइस रिवर वैली के वो तीनों एल्डर्स भी कांप उठते हैं, जबकि टियानशी उनकी साइड का ही योद्धा था, मतलब उनके क्लैन का ही योद्धा था। टियानशी हंसते हुए कहता है, चलो चलते हैं,
अब लड़ाई का टाइम आ गया है। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे आइस रिवर वैली के तीनों एल्डर्स और आइस रिवर वैली के सभी डिसाइपल्स जाने लगते हैं। कुछ ही देर में आइस रिवर वैली के वो सभी योद्धा वहाँ से गायब हो गए थे और वहाँ खड़े बाकी सभी योद्धा ये सब देख रहे थे। सभी को पता था ये फॉलन गॉड माउंटेन रेंज हमेशा से ही शांत रहता आया था, मगर अब आइस रिवर वैली के इस इंटरफेरेंस के बाद ऐसा लग रहा था कि इसकी शांति अब बहुत जल्द ही भंग होने वाली है। इधर इन सभी से अनजान जियन, लिटिल फेरी डॉक्टर और जिनलिन कुछ देर के सफर के बाद फाइनली एक जगह पर पहुंच जाते हैं। एक दिशा में इशारा करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है वहां पर जो रॉक फोर्ट्रेस यानी पत्थरों से बना किला है, उसी किले के अंदर अभी के लिए वो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट है। ये सुनकर जियन उस दिशा में देखने लगता है और चौंक जाता है। वहां पर अभी के लिए एक सफेद रंग का किला बना हुआ था। उस किले को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये किसी मैजिकल बीस्ट का घर है। उल्टा सभी तो यही कहते कि ये जरूर किसी इंसान का घर होगा